वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन वर्सेस अर्नेस्टो इनार्की के बीच एक गेम खेला गया। उस तक पे देखिए आप डबल इलीगल मूव्स हुई है। मैं गेम को प्ले करता हूँ, ये देखिए रुक से पान को कैप्चर किया, चेक दी और उल्टा इनार्की ने यहाँ पे चेक दे दी और वो भी चेक को मैग्नस कार्लसन बचाया। अब यहाँ पे उसने क्लॉक को पाउज करके आर्बिटर से इनार्की ने क्लेम किया कि मैग्नस कार्लसन ने इलीगल मूव किया। हालांकि इलीगल इसने भी किया, लेकिन उस समय मैग्नस कार्लसन ने क्लेम नहीं किया। तो आज बात करते हैं चेस के रूल्स के बारे में, इरेगुलर, इलीगल, पेनाल्टीज, इन सब के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चेस बिसात पर। तो आज मैं बात करूंगा फिडे के चेस रूल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा ये जो चेस है वो किन किन फॉर्मेट में खेला जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इलीगल मूव्स क्या होती हैं, इलीगल मूव्स पे क्या क्या पेनल्टी मिलती हैं, इरेगुलर मूव्स क्या होती हैं, उसमें क्या पेनल्टी मिलती है, दूसरा ड्रैग क्लेम करने का सही प्रोसीजर क्या है, और लास्ट में आर्बिटर के क्या क्या राइट्स हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं चेस फॉर्मेट के बारे में कि कौन कौन से फॉर्मेट में चेस खेला जाता है। चेस 3 फॉर्मेट में खेला जाता है, क्लासिकल, रैपिड, उसके बाद बिलियर्ड्स। जो 60 मिनट से ऊपर के गेम होते हैं वो सारे क्लासिकल होते हैं, स्टैंडर्ड गेम भी कहते हैं उनको। 60 मिनट से कम के यानी 10 मिनट से लेके 60 मिनट के जो बीच के गेम होते हैं इंक्लूडिंग इंक्रीमेंट, वो सारे रैपिड गेम होते हैं। जो 10 मिनट से अंदर के जो गेम होते हैं इंक्लूडिंग इंक्रीमेंट, वो सारे ब्रिड्ज गेम कहलाते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की। चेस टूर्नामेंट खेलने के दौरान आप चेस टूर्नामेंट में यानी हॉल के अंदर जब एंटर करते हैं तो आप रिस्ट वॉच, ब्लूटूथ, मोबाइल अपने साथ नहीं ले आ सकते, चाहे वो स्विच ऑफ मोड में ही क्यों ना हो। तो ये तो आपको पता है कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट नहीं ले आ सकते। लेकिन मैं इसमें एक और डीपली आपको एक बताना चाहूँगा एक बात, कि यदि आपकी जेब में मोबाइल या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट स्विच ऑफ मोड में पड़ा है और वो गेम आप जीत गए और सामने वाले को नहीं पता, अपोनेंट को, कि खेलने के दौरान आपकी जेब में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था। अब आप बाहर जाते हैं और बाहर जाने के दौरान आपके अपोनेंट को ये पता लगता है कि खेलने के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आपकी जेब में था, तब आपको लॉस घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि आप स्विच ऑफ मोड में भी नहीं रख सकते, और यदि आपके अपोनेंट को उस समय बात नहीं भी पता हो, बाद में पता लगती हो, तो भी आपको लॉस घोषित कर दिया जाएगा। तो ये कंफर्म कर लें आप अपने रूम पर, या जो टूर्नामेंट होते हैं तो वहाँ पर एक रूम दिया जाता है जिसमें टोकन वगैरह मिलते हैं और आप अपने बैग में ये सब चीज़ें रख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक। तो ध्यान रखें किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आप टूर्नामेंट खेलने के दौरान अपने पास ना रखें। तो अब बात करते हैं चेस नोटेशन के बारे में। देखिए, जो 60 मिनट से ऊपर के गेम होते हैं उसमें चेस की नोटेशन करना कंपलसरी है। रैपिड और ब्लिट्ज गेम होते हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं, या आप नहीं चाहते कि करना तो आप ना करें। तो अब आपको नोटेशन कैसे करनी है, आपको गेम शुरू होने से पहले एक स्कोर शीट दी जाएगी आपको और आपके अपोनेंट को। उस नोटेशन शीट में राउंड भरें, राउंड कौन सा चल रहा है ये वाला वो फिल करना है, टेबल नंबर फिल करनी है, स्टार्टिंग टाइम और डेट, व्हाइट से कौन सा प्लेयर है उसका नेम, ब्लैक से कौन सा प्लेयर है उसका नेम। उसके बाद रेटिंग क्या है, यदि उसकी रेटिंग है तो आप फिल करें, रेटिंग नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स मतलब वो कहाँ से है, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यूपी, तो वो फिल करें। अब इसको मूव लिखने का सही तरीका क्या है, तो देखिए सबसे पहले आपको मूव को चलना है और उसके बाद आपको लिखना है कि E4। ठीक है, ये आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले आप लिख लें मूव को E4 और उसके बाद आप मूव चलें, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। पहले आप मूव को चलेंगे, उसके बाद आप मूव को लिखेंगे। आप एक प्रैक्टिकल देख लें नोटेशन के ऊपर कि कैसे मूव चलती है, तो एक प्रैक्टिकल देखें। आर्बिटर इन्होंने पहले मूव लिखा, फिर इन्होंने मूव करा। देखिए ये रूल बिल्कुल गलत है। पहले इरेगुलरिटी माने, पहले आपको मूव करनी है और उसके बाद अपनी क्लॉक प्रेस करनी है, उसके बाद नोटेशन शीट पर नोट करना है। यदि पहले आप नोटेशन शीट पर मूव को नोट करते हैं और उसके बाद मूव बोर्ड पर चलते हैं तो ये इरेगुलरिटी के अंतर्गत गिना जाता है। तो अब बात करते हैं टच एंड मूव के बारे में।
तो आपने ये तो सुना होगा कि जो भी मूव आपने टच कर लिया वो आपको चलना है, लेकिन टच करने की भी कंडीशन होती है। उन कंडीशन को भी आपको पता होना चाहिए कि बाकायदा आपको कौन सी मूव चलनी है, कौन सी मूव नहीं चलनी है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यदि आगे वाला हथेली यानी पॉम, इसके आगे वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है इन 5 उंगलियों वाला, और जिससे आप पीस को पकड़ सकते हैं, यदि इस हिस्से से कहीं भी धोखे से भी टच हो जाता है कोई पीस, तो वो पीस आपको चलना होगा। दूसरी बात, यदि धोखे से आपने देखा होगा कि जैसे जो बिगिनर होते हैं, अपोनेंट आपका बिगिनर है और आपके धोखे से आपने देखा कि आपको नाइट टच करना, आप सोच रहे हैं और गलती से आपके किंग टच हो गया पीछे वाले हिस्से से, तो ये किंग आपको नहीं चलना, क्योंकि ये फिंगर के पीछे वाले हिस्से से टच हुआ है। या फिर सपोज करिए आपकी कोहनी टच हो गई, तो ऐसा नहीं है कि आपको अब ये चलना पड़ेगा कोहनी टच, केवल मैंने बताया केवल आगे वाले हिस्से से जो भी पीस टच होगा वही आपको चलना होगा। दूसरी कंडीशन, आप कहेंगे कि अब ये टच हो गया, ठीक है, अब ये आगे वाले हिस्से से अब यही चलना, ये आप चल ही नहीं सकते, क्योंकि इसको भले ये टच हो गया हो धोखे से, लेकिन इसको चलने के लिए कोई स्क्वायर नहीं हो। यानी कि जो पीस एलिजिबल है, अगर वो धोखे से टच हो गया, सपोज करिए आगे से ये क्यों टच हो गया धोखे से आगे वाले हिस्से से, जिससे इसको चल सकते हैं, अब आपको यही चलना है, चाहे आप यहाँ रखें चाहे आप यहाँ रखें, वो बात अलग है। अब बात करते हैं दूसरी, पीस को छोड़ने वाली या ना छोड़ने वाली बात। मतलब ये है कि आपने इस पीस को टच किया क्यों, अब ये कन्फर्म है कि आपको ये ही चलना है। बात अलग है, टच करके आप इसी स्क्वायर पर रहने, बाद में सोच लें कि आपको यहाँ चलें या यहाँ चलें, वो आप चल सकते हैं। लेकिन यदि आपने धोखे से इसको किसी स्क्वायर सपोज करिए यहाँ आपने छोड़ दिया, तो आपको ही चलना होगा, या यहाँ आपने छोड़ दिया जहाँ की पिट रहा है आपका नाइट से या बिशप से, तो आपको चलना होगा। इसलिए चलने से पहले, उस पीस को छोड़ने से पहले आप देख लें भली बात है कि आप पीस को सही जगह चलने जा रहे हैं या नहीं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ जाके, यहाँ आप सोच सकते हैं, भले ही 2 जगह से पिट रहा है, यहाँ सोच सकते हैं, लेकिन अभी आपने पीस छोड़ा नहीं। आपको लगता है कि ये मूव गलत है, तो आप यहाँ रख सकते हैं, या फिर यहाँ रख सकते हैं, या फिर यहाँ, जो भी आपको मूव सही लगती है वहाँ आप पीस को रख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई पीस को छोड़ने वाली बात। अब दूसरी बात, कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये सब पीस बिल्कुल ही टेढ़े मेढ़े या बिखरे हुए से आपको प्रतीत होते हैं, तब आपको क्या करना है, इन पीस को एडजस्ट करना है। और ऐसे में यदि आप सपोज करिए आपकी मूव है, आपका ही टाइम चल रहा है, ऐसे में आप किसी पीस को टच कर लेते हैं सब इसको ऐसे, और एडजस्ट नहीं बोलते, तब आपको ये पीस तो चलना ही होगा। ये ध्यान रखें कि कोई भी पीस अगर आपको लगता है ये पीस अपोनेंट का हो या अपना हो, तो उसको एडजस्ट करने से पहले आपको अपोनेंट को बोलना होगा एडजस्ट, तभी आप उस पीस को एडजस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, यदि पीस खराब है। दूसरी बात, ये जो एडजस्टमेंट है वो आपको अपने टाइम में करना होगा, यानी कि मूव आपकी हो, आपका टाइम ही कम हो रहा हो, तभी आप अपोनेंट से कह सकते हैं एडजस्ट, और उसके बाद आप अपना पीस एडजस्ट करें, उसके बाद आप अपोनेंट का पीस एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी एक टच एंड मूव की बात। अब सपोज करिए ये क्यून आपका यहाँ पर है, यदि आप ऐसे में अपोनेंट का कोई पीस धोखे से टच कर लेते हैं, जैसे कि आपने सपोज करिए ये पॉन टच किया, धोखे से आपके टच हो गया, तो ये पीस यानी कि इसका ये G7 वाला पॉन यदि आपके किसी पीस से कैप्चर होता है, तो ये आपको कैप्चर करना होगा। अब आपने देखा ये धोखे से आपका टच हो गया, लेकिन ये व्हाइट के किसी पीस से कैप्चर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, तो अब आपको अपनी जो चाहे वो आप मूव कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने धोखे से नाइट को टच कर लिया, तो यदि अपोनेंट का कोई पीस, जैसे कि आपने धोखे से नाइट को टच कर लिया, अब ये देखा जाएगा क्या आपके किसी पीस से ये नाइट कैप्चर होता हो, चाहे कोई क्यून से क्यों ना होता हो, यानी कि क्यून एक बड़ा पीस है, पावरफुल पीस है, यदि इससे होता होगा तब आपको ये इस क्यून से मारना होगा। वो बात अलग है कि आप लॉस कर जाएं, क्यून को गेम ही हार जाएं। तो ये ध्यान रखें, किसी अपोनेंट के किसी पीस को आप टच कर रहे हैं, बहुत ही सोच समझ के टच करें। जैसे आपने ये टच कर लिया, तो ये आपको इससे मारना होगा।
अब आपने ये टच किया तो इसे तो कोई पीस आपका कैप्चर किया ही नहीं जा सकता, तो फिर आप अपनी गेम को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आशा है ये आप टच एंड मूव समझ गए होंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले इर्रेगुलर मूव्स के बारे में। इर्रेगुलरिटीज क्या क्या होती हैं? देखिए, जब आप बिगिनर प्लेयर होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा इर्रेगुलरिटीज होती हैं। इर्रेगुलरिटीज वो मूव्स होती हैं जो इलीगल में काउंट नहीं होती हैं। ध्यान रखें, इर्रेगुलर मूव्स अलग है, इलीगल मूव्स अलग हैं। फिर आप इर्रेगुलरिटीज को इलीगल में जोड़ लें। पहले सुने कि इलीगल यदि आप 2 चलते हैं तो लॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक ही स्टैंडर्ड गेम में, मतलब चेस का जो फेडरेटेड टूर्नामेंट होता है उसमें केवल एक ही इलीगल आप कर सकते हैं, दूसरी इलीगल आप चलते हैं तो लॉस घोषित कर दिए जाएंगे। मैं बात इलीगल की यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं इर्रेगुलरिटीज की बात कर रहा हूँ। इर्रेगुलर मूव्स कौन सी होती हैं? उसमें केवल टाइम की पेनाल्टी मिलती है, वो इलीगल के अंतर्गत काउंट नहीं होता। सबसे पहले इर्रेगुलर मूव देखते हैं कौन कौन सी इर्रेगुलर मूव होती है। देखिए, आपने नाइट F3 पे किया और राइट हैंड से आपने नाइट को F3 पर रखा और लेफ्ट हैंड से क्लॉक प्रेस कर दी, ठीक है। ऐसे में ये इर्रेगुलर मूव मानी जाएगी। ध्यान रखें, इर्रेगुलर मूव, ना कि इलीगल मूव। इलीगल मूव होगी तो वो आर्बिटर यहाँ एक काउंट कर लेगा, अभी मैं आगे बताऊंगा कि इलीगल मूव्स क्या होती हैं। तो ये इर्रेगुलरिटीज हैं, यानी कि आपने राइट हैंड से मूव किया और लेफ्ट हैंड से क्लॉक प्रेस की, ये इर्रेगुलरिटीज के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में अपोनेंट आपके आर्बिटर को बुलाएगा और ये कहेगा सर इन्होंने राइट हैंड से मूव किया और लेफ्ट हैंड से क्लॉक प्रेस की। आर्बिटर आएगा, आपको वार्निंग देगा कि आप दोबारा ऐसा ना करें। अच्छा, अब आप ये ऐसे बार बार करते हैं कि राइट हैंड से मूव कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड से क्लॉक प्रेस कर रहे हैं, तो यदि आप ऐसा बार बार करते हैं 3 बार 4 बार, तब अपोनेंट आर्बिटर को बुलाएगा और कहेगा कि साहब इन्होंने ये बार बार ऐसी मिस्टेक करा। तब ऐसे में वो आपके अपोनेंट का एडिशनल टाइम कुछ दे देगा, जैसे कि 2 मिनट उसका इंक्रीज कर दिया यदि वो स्टैंडर्ड गेम खेल रहा है तो, और यदि ब्लिट्ज या रैपिड गेम खेल रहा है तो 1 मिनट आपके अपोनेंट का इंक्रीज कर दिया जाएगा। वो इलीगल में काउंट नहीं होगा, क्योंकि 2 इलीगल में तो लॉस्ट ही हो जाएगा, ठीक है। तो पहली इर्रेगुलरिटीज आप ये समझ गए। सर इन्होंने इस हाथ से मूव करी और दूसरे हाथ से घड़ी दबाई। देखिए, चेस का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है कि जो बिगिनर हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपने जिस हाथ से मूव चली है उसी हाथ से आपको क्लॉक प्रेस करनी है। यदि आपने राइट हैंड से मूव किया है तो राइट हैंड से ही आपको क्लॉक प्रेस करनी है। ये नहीं कि आप राइट हैंड से मूव कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड से आप क्लॉक प्रेस कर रहे हैं। यदि आप लेफ्ट हैंड से मूव कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से ही आपको क्लॉक प्रेस करनी होगी। अब दूसरी इर्रेगुलरिटीज के बारे में बताऊंगा, वो भी क्लॉक से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब आपने सपोज करिए ये मूव किया और आप क्लॉक प्रेस करना भूल गए अपनी साइड की, तब होगा क्या कि आप बैठे हैं, आपका भले, देखिए आपका इसमें क्या लॉस होगा, आपने मूव किया और आपने क्लॉक प्रेस नहीं की, क्योंकि आपने, ये तो आपको मालूम है कि जिस हाथ से आपने मूव किया, राइट हैंड से मूव किया है, तो आपको राइट हैंड से आपको क्लॉक प्रेस करनी होगी। आपने मूव किया, क्लॉक प्रेस नहीं की, तो आपका लॉस ये रहेगा कि आप क्लॉक प्रेस नहीं करते हैं, और अगर वो ब्लिट्ज गेम हुआ, रैपिड गेम हुआ, तो आप टाइम से ही हार जाएंगे। या फिर आप स्टैंडर्ड भी गेम है और इसमें यदि आप अपनी साइड की क्लॉक प्रेस नहीं करते हैं तो आपको टाइम से हार जाएंगे, भले ही आप आधे घंटे बाद या 1 घंटे का आया तो वो 1 घंटे बाद हारे। लेकिन अब यहाँ पर भी आप एक बात ये देखें, आपने मूव किया और क्लॉक प्रेस नहीं की, ऐसे में यदि अपोनेंट मूव चल देता है, इर्रेगुलरिटीज के अंदर गिनी जाएगी। मतलब आपका आर्बिटर आएगा और आर्बिटर आपके अपोनेंट को वार्निंग देगा कि जब तक ये, यानी कि मैं अपनी मूव चलने के बाद क्लॉक को प्रेस नहीं कर देता हूं, तब तक आप अपनी मूव को नहीं चल सकते। और यदि मैं अपनी ऐसे ही मैं बार बार मूव चल रहा हूं और अपनी क्लॉक को भूल जा रहा हूं और वो भी ऐसे में मूव चलता है, तब देखिए मेरा तो केवल लॉस्ट होगा क्या, टाइम से मैं लॉस कर जाऊंगा। लेकिन उसके मैं लास्ट में जाके वार्निंग आती 3-4 बार दी आर्बिटर ने, और ऐसे में और भी वो ये गलतियां दोबारा करता है, मतलब मेरे क्लॉक प्रेस करने से पहले ही वो मूव चल देता है, तब ऐसे में आर्बिटर आएगा, मेरा टाइम 2 मिनट इंक्रीज कर देगा, या ब्लिट्ज रैपिड के अंतर्गत 1 मिनट इंक्रीज कर देगा।
तो ये बात ध्यान रखें, आप हो चाहे आपका अपोनेंट हो, जब आप मूव चल रहे हैं और क्लॉक को प्रेस करना जरूरी। क्लॉक प्रेस नहीं करेंगे आपका भी लॉस है, और सामने वाला, जब तक आपने क्लॉक प्रेस नहीं की तब तक सामने वाला मूव नहीं चल सकता। तो ये बात आप समझ लें। अब बात करेंगे हम दूसरी इरेगुलरिटीज के बारे में, और इरेगुलरिटीज के बारे में बात करते हैं। यदि हम रॉन्ग पीस अरेंजमेंट से खेलते हैं, यानी क्या, बिशप गलत जगह रखा हुआ है, या फिर सपोज करिए रुक यहाँ रखा हुआ है, कुछ भी, ज्यादातर इरेगुलरिटीज यही होती है कि बिशप जो है नाइट वाले स्क्वायर पे और नाइट जो है बिशप वाले स्क्वायर पे। ऐसे में हम गेम को शुरू कर देते हैं, ठीक है, और अपोनेंट को भी 1 या 2 मूव्स के बाद पता लगता है कि आप गलत पीस अरेंज करके खेल रहे हैं। तो अपोनेंट आपका आर्बिटर को बुलाएगा, आर्बिटर कहेगा अब आप इनिशियल पोजीशन के साथ खेलें, तब गेम को फिर से वहीं से स्टार्ट किया जाएगा इनिशियल पोजीशन के साथ। लेकिन अब तब क्या होगा जब आप रॉन्ग कलर के साथ खेल रहे हैं, यानी कि आप सपोज करिए 2 प्लेयर हैं, सूर्या और वेद। अब सूर्या और वेद दोनों बिगनर प्लेयर हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि उनका कलर क्या है, वो बस नेम देख के आए प्लेयर लिस्ट में और खेलना चाहते। यानी कि सूर्या जिनका नाम ब्लैक से लिखा था वो व्हाइट कलर के साथ खेल रहे हैं, और वेद जिनका नाम व्हाइट से लिखा था वो ब्लैक कलर के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, अब प्लेयर सपोज करिए यहाँ 7, 8 या 9 मूव्स तक हो चुकी हैं, यानी कि 9 मूव्स तक हो चुकी हैं, तब आर्बिटर आएगा और ये कहेगा आप अपने अपने राइट कलर के साथ खेलें इनिशियल पोजीशन के साथ। लेकिन यदि बोर्ड पर 10 या उससे ज़्यादा मूव्स चली जा चुकी हैं, भले आप रॉन्ग कलर के साथ खेल रहे हैं, लेकिन 10 या उससे ज़्यादा मूव्स चली जा चुकी हैं, तब गेम आपको वहाँ से कंटिन्यू खेलना होगा दोनों प्लेयर्स को। वो बात अलग है जब आप रिजल्ट नोट कराने जाएं, तो जो जीता है, यानी कि सपोज करिए मैं ब्लैक कलर से था पेयरिंग लिस्ट में और मैं जीता व्हाइट पीसेस से हूँ, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे मेरा नाम है यानी कि 0-1 वहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ऐसे जो प्लेयर मेरा ब्लैक पीस के साथ खेल रहा है और वहाँ पे उसका जो पेयरिंग लिस्ट में नाम है व्हाइट से, और वो अगर वो जीता है तो वहाँ पे 0-1 ना लिखे 1-0 लिखा जाए, यानी। तो आशा है आप समझ गए होंगे सारी इरेगुलरिटीज मूव्स के बारे में जिसको मैंने आपको बताया। अब आपको मैं बताऊंगा इलीगल मूव्स क्या होती है, क्योंकि इलीगल मूव्स यदि आप 2 चल देते हैं तो आप गेम लॉस कर जाएंगे। अब मैं इलीगल मूव्स की डिटेल में आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी होती हैं। देखिए इलीगल मूव्स क्या होती है, उनकी क्या पेनल्टी है, और इलीगल मूव्स के क्या प्रोसीजर है। देखिए अब आपने कोई मूव चली, बिल्कुल ठीक चली, अब किसी ने इलीगल मूव चली, ये सपोज करिए ये नाइट है जो कि इन दोनों स्क्वायर पे आता है, धोखे से उसने ये यहाँ से F6 से उठा के F4 पर रख दिया, जो कि नहीं आ सकता है, मतलब एक इलीगल मूव चली, ठीक है। तो आप अपने अपोनेंट से कर दोगे कि यहाँ आपने इलीगल मूव चली है, लेकिन आपने आर्बिटर से नहीं किया। तो जब तक आपने आर्बिटर से नहीं कहा कि उसने एक इलीगल मूव चली है, तब तक एक इलीगल काउंट नहीं होगा। ये बात ध्यान रखें, इलीगल तभी काउंट होगा जब आप आर्बिटर को बुला के कहेंगे कि सर इसने एक इलीगल मूव चली है, तब आर्बिटर समझाएगा कि हाँ आपने एक इलीगल मूव चली है, और अब आप दूसरी इलीगल मूव चलते हैं तो आप गेम को लॉस कर जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप अब वो एक इलीगल चल रहा है, आपको तो रूल मालूम है, लेकिन आपने आर्बिटर को ये नहीं बताया कि ये एक इलीगल मूव कर चुके हैं, ठीक है। आपको दूसरी भी यदि सपोज करिए आपको उसने ये चला, दूसरी मूव भी उसने इलीगल की, जैसे कि बिशप यहाँ नहीं आ सकता है, तो आप उससे कहोगे अब आप गेम जो है हार गए हैं क्योंकि आपने 2 इलीगल कर दी। तब ऐसे में वो कहेगा हम हारे नहीं है, क्योंकि हमने भले ही इलीगल की लेकिन आपने आर्बिटर के थ्रू यहाँ पे क्लेम कहाँ किया। तो इलीगल के लिए आपको क्लेम करना होगा कि सर इन्होंने इलीगल मूव की है, और वो आपको जब इस पर एक काउंट हो जाएगा, जब वो सेकंड मूव इलीगल करता है, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, यानी कि आपका ओपोनेंट गेम लॉस कर जाएगा। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में इलीगल मूव्स कौन कौन सी होती हैं, उस पर आते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा हो कई बार ऐसा होता है कि आपके अपोनेंट की, मैं क्लॉक कर दे रहा हूँ, आपके अपोनेंट की मूव है, अब उसने कोई भी मूव नहीं की अभी तक और अपना क्लॉक प्रेस कर दिया, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आर्बिटर को बुलाएंगे। आर्बिटर आएंगे और उनको हम दिखाएंगे सर इन्होंने मूव कोई भी की नहीं है और क्लॉक प्रेस कर दी है। यानी कि आर्बिटर को बुलाने से पहले आपको क्लॉक को पाउज कर दें,
जिससे आपका जो टाइम है कम हो रहा है वो ना हो। ठीक है, तो आर्बिटर बुलाएंगे और वहां पे उसकी नोटेशन शीट में एक इलीगल घोषित कर देंगे, एक इलीगल वहां पे आपको लिख देंगे। ठीक है, अब वो उसे वार्निंग भी दे देंगे कि यदि आपने ऐसा दोबारा किया तो आप गेम को हार जाएंगे। तो सही ये है कि पहले आप मूव चलें, उसके बाद ही क्लॉक प्रेस करें। अब यहाँ होगा क्या, एक तो इलीगल वहां डिक्लेयर की, फिर दूसरा अब आर्बिटर इसको उठाएगा और उसके में जो इंक्रीमेंट उस अपोनेंट को मिला है वो इंक्रीमेंट लेस कर देगा जो उसको क्लॉक प्रेस करने से मिला है। दूसरा, मेरे में 2 मिनट बोनस टाइम मुझे दे दिया जाएगा। यदि सपोज करिए यदि क्लासिकल गेम चल रहा है 60 मिनट से ऊपर का और यहाँ 37 मिनट बचे हैं तो मेरे 39 मिनट कर दिए जाएंगे और उसके सपोज करिए 30 मिनट 30 सेकंड यानी कि जो उसने क्लॉक प्रेस करके 30 सेकंड गेन किया है वो लेस कर दिया जाएगा, यानी कि जो फाइनल आएगा वो आएगा 30 मिनट ओनली। उसका जो 30 सेकंड है वो लेस कर दिया और मेरा जो 37 मिनट है वो 39 कर दिया। तो एक तो यहाँ हुआ और फिर गेम वहां से कंटिन्यू चालू रहेगा। तो ये पहली इलीगल। दूसरी इलीगल क्या है कि हम पीस को रॉन्ग स्क्वायर पे रख देते हैं। जैसे अब सपोज करिए मैंने ही ये पीस जो है नाइट यहाँ आता है कहाँ, G5 पे लीगल है, लेकिन अगर बाई चांस मैंने धोखे से इसको यहाँ पर F3 से उठा के F5 पर रख दिया तो ये एक इलीगल मूव्स होगी। अब अपोनेंट सेम वही चीज मेरे लिए करेगा, बशर्ते मेरा जो अपोनेंट है वो आर्बिटर को बुला के क्लेम करे कि मैंने एक इलीगल मूव की है और यहाँ पे वो लिख देगा कि एक इलीगल मूव किया। अब सेम वही चीज यानी कि अपोनेंट को 2 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और मेरे में से जो मैंने इलीगल मूव्स किए और जो इंक्रीमेंट हासिल किया है वो इंक्रीमेंट लेस कर दिया जाएगा। और एक बात मैं और बात बता दूं कि जब इलीगल मूव्स हम पता कैसे करेंगे कि एक्चुअल में उसने इलीगल मूव्स की है। ठीक है, इलीगल मूव तब काउंट होता है जब पूरी तरीके से चाल कंप्लीट हो जाती है। इस बात का ध्यान रखें, चाल कंप्लीट। अब चाल कैसे कंप्लीट होगी, अब सपोज करिए मैंने यहाँ रखा, भले ही मैंने इलीगल मूव्स की लेकिन मैंने अभी क्लॉक प्रेस नहीं की। जब तक क्लॉक प्रेस नहीं की तब तक ये इलीगल नहीं मानी जाएगी, यानी कि क्लॉक प्रेस कर दूंगा तब हमारी चाल कंप्लीट समझी जाएगी और तब वो आर्बिटर को बुलाएगा। तब आर्बिटर यहाँ पे काउंट करेगा कि एक आपने इलीगल मूव्स कर दी है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, मतलब चाल कंप्लीट हो जाएगी तभी आप, मतलब आपका अपोनेंट तभी कह सकता है जब मैंने क्लॉक प्रेस कर दी और मैंने उसको रॉन्ग स्क्वायर पर रखा, तभी आपका अपोनेंट कह सकता है कि मैंने एक इलीगल मूव की। तो अब बात करते हैं और इलीगल मूव्स की। अब हम बात करते हैं तीसरी इलीगल मूव के बारे में। जी हाँ, यदि आप कोई मूव चलते समय 2 हाथों का प्रयोग कर रहा है तो वो इलीगल माना जाएगा। कैसे, एक एक्सपेरिमेंट मैं करके दिखाता हूँ। 2 हाथ कैसे, जैसे सपोज करिए केसल आप कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने ये ऐसे और दूसरे हाथ से आप ये रुक रख रहे हैं तो इसमें आपके 2 हाथों का प्रयोग हो गया तो ये इलीगल काउंट होगी। सेम वैसी ही प्रोसेस अपोनेंट करेगा, आर्बिटर को बुलाएगा और एक इलीगल काउंट करवाएगा आपका और आपका टाइम इंक्रीमेंट वो लेस कर दिया जाएगा, उसके में 2 मिनट बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, वैसे सही मैं आपको बता दूं कि क्या है कि ऐसे आपको कैसलिंग कैसे करनी है। सही कैसलिंग ऐसे होगी, एक ही हाथ का आपको यूज करना है। सबसे पहले किंग को टच करना है। जी हाँ, रुक को टच नहीं करना है। पहले जो पुराने जमाने में होता था वो भूल जाए कि रुक को टच करना है कैसे, ऐसा कुछ नहीं है। और गेम के दौरान आप बीच में बोल नहीं सकते कि कैसल, किलाबंदी या इंटरचेंज, ऐसा आप नहीं बोल सकते। सही रूल ये है कि आपको पहले किंग को टच करना है और ऐसे करके रखना है और उसके बाद रुक को टच करना है, एक ही हाथ का यूज। तो ये एक सही चाल समझेंगे। 2 हाथ का यूज करते हैं तो इलीगल। दूसरा 2 हाथ का यूज, अब जैसे क्या, अब आपको सपोज करिए ये जो है अनप्रोटेक्टेड है और उसको आप नाइट से मारना चाहते हैं, तब आपने क्या किया, एक हाथ से उसका पीस हटाया अपोनेंट का और दूसरे हाथ से आपने नाइट रख दिया और क्लॉक प्रेस कर दी। ठीक है, तो ये इलीगल मानी जाएगी क्योंकि आपने अपोनेंट का एक पॉन लेने के लिए 2 हाथों का यूज किया है। याद रखें, 2 हाथों का आप यूज करेंगे तो ये इलीगल काउंट होगा। आपको मारना है तो आपको एक ही हाथ यूज करना पड़ेगा। अगर आपको इसको ऐसे करने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हटा दें और इसको यहाँ रख दें, तो ये एक सही तरीका है। बाकी आप चाहें तो इसको ऐसे
हटा सकते हैं, उसको तो स्क्वायर पर रख दिया और जो पीस वहाँ पे रखा हुआ है उसको इस बोर्ड से अलग हटा दें, यानी उसको कैप्चर यदि आप कर रहे हैं तो एक ही हाथ का आपको यूज करना है, दो हाथों का आपको यूज नहीं करना है। और इलीगल मूव्स देखें, देखिए ये मेरे वाइट हैं, अपोनेंट के ब्लैक हैं, मैंने अपोनेंट को दी चेक। अब ऐसे में अपोनेंट धोखे से इस रुक को टच कर लेता है और मुझे दे देता है चेक, तो ये इलीगल काउंट होगा, एक यहाँ पे इलीगल काउंट होगा। क्यों? अब मैंने उसको चेक दिए तो सबसे पहले उसको चेक बचना है और वो उल्टा मुझको चेक दे रहा है, तो यहाँ पर एक उसकी इलीगल काउंट होगी। दूसरी बात, एक इलीगल काउंट के साथ साथ यहाँ पे टच एंड मूव रूल भी अप्लाई होगा, यानी कि उसने इसको टच किया, मतलब चेक पड़ी, यदि इस चेक को बचने के लिए, क्योंकि ये टच किया, आप चलना तो यही है तो चेक तो दे नहीं सकता, चेक बचेगा और इस चेक को बचने में भले ही उसका एक रुक जो है, क्योंकि ऐसी पोजीशन में अगर देखा जाए तो ड्रॉ है, लेकिन इस रुक से यदि चेक बची जा सकती है, क्योंकि अब इसने रुक टच किया और रुक से यदि चेक बची जा सकती है तो अब वो इसको चलना बाध्य है, अब वो इसको कैप्चर कर लेगा और ब्लैक लॉस कर जाएगा। अब वो बात अलग है कि अब ये यहाँ पर है, अब इसको चेक पड़ी है, ठीक है, और ऐसे में वो ये चेक दे देता है, अपनी चेक नहीं बचता है और ऐसे में वो किंग को चेक दे देता है, यानी हमारे किंग को, तब ये इलीगल तो काउंट होगा, क्योंकि चेक बची है, उससे चेक बचना कंपलसरी है और चेक इस रुक से नहीं बची जाएगी। अब रुक टच किया, अब यहाँ पे ये वाला रूल लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या, रुक तो टच किया है, ठीक है, अब इस रुक से चेक तो बची नहीं जा सकती, तब यहाँ पे क्या है, एक इलीगल उसका रुक पीछे कर दिया जाएगा और एक इलीगल काउंट कर दी जाएगी और उससे सबसे पहले चेक बची जाएगी, यानी कि किंग को चलना होगा। इसलिए यहाँ पर ऐसी कंडीशन में जो बहुत बार आ जाती है, सोच के चलें आपको चेक पड़ी है तो आप पहले चेक बचेंगे, ठीक है, क्योंकि अब आपने टच कर लिया तो ये तो आपका फ्री का लॉस्ट हो जाएगा। एक इलीगल और आप देखें, जो पान प्रमोशन पे अक्सर बिगिनर्स करते हैं, जैसे ये मान लीजिए कंडीशन है, ठीक है, अब क्या किया, पहले मैं आपको क्लॉक दिखा दूं, ये कंडीशन है, मैं एक बिगिनर, मान लीजिए मैं हूँ एक बिगिनर प्लेयर, मुझे इस रूल के बारे में नहीं मालूम है, पहली बार मैं चेस खेल रहा हूँ, मैंने क्या किया, इस 7th रैंक पे, यानी कि अब मैं इस पान प्रमोशन कर रहा हूँ और 8th रैंक पे मैंने पान रख दिया और क्लॉक प्रेस कर दी। हाँ, जब तक पान रखा तब तक अभी इलीगल नहीं मानी जाएगी, जैसे ही पान रख दिया मैंने 8th रैंक पर और कोई पीस नहीं रखा, केवल पान रख दिया और क्लॉक प्रेस कर दी, तो ये इलीगल काउंट, यानी अपोनेंट कहेगा सर मैंने एक इलीगल मूव किया। तो यहाँ पे एक तो दो बातें होंगी, एक तो एक इलीगल काउंट हो जाएगा क्योंकि मैंने कोई पीस ना रख के 8th रैंक पे पान प्रमोशन की जगह पॉन रख दिया है, एक तो इलीगल काउंट होगा। दूसरा, अब मुझे केवल क्यून ही लेना है, मतलब मैं केवल क्यून ही ले सकता हूँ और कोई पीस नहीं ले सकता। जबकि अब मैं सही मेथड बता दे रहा हूँ आपको कि यदि आपने यहाँ 8th रैंक पे या रख रहे हैं तो इसके बदले में यदि आप पीस कोई रखें तो बेटर है, जैसे यहाँ रखा और इसके बदले में सीधे 8th रैंक पे यदि आपको रुक चाहिए रुक रख दिया, आपको नाइट चाहिए नाइट रख दिया, आपको क्यून चाहिए आपको क्यून रख दिया, ठीक है। उस मतलब यहाँ पे पीस रखना है, पॉन रखना नहीं है। अगर आप पॉन रखते हैं तभी, पॉन रख के क्लॉक प्रेस करते हैं तभी इलीगल मानी जाएगी, ध्यान रखें, तभी इलीगल कोई मूव मानी जाती है जब आप क्लॉक प्रेस कर देते हैं। ये नहीं कि आपने ऐसे ही यहाँ पर रख दिया और उसके बाद अब आपने रख भी दिया तो यहाँ आपको क्यून मिलेगा, ये बात ध्यान रखें आप इस बात को। तो इसलिए 8th रैंक पर आपको पान उठाना है और जो भी पीस चाहिए क्यून रोक या नाइट तो वही आप यहाँ पर रखें और क्लॉक प्रेस कर दें, ये बिल्कुल सही तरीका। जानते हैं आप और इलीगल्स के बारे में। तो अभी तक हमने बात की इलीगल मूव्स के बारे में, अब हम बताएंगे इलीगल मूव्स पे क्या पेनल्टी मिलती है। केवल एक इलीगल मूव्स पे आपको 2 मिनट की एक पेनल्टी मिलती है, क्योंकि दूसरी आप इलीगल मूव्स कर नहीं पाएंगे, दूसरी इलीगल मूव्स करते ही आर्बिटर आपको लॉस्ट घोषित कर देगा। तो पहली इलीगल मूव्स पे ये पेनल्टी है, यदि स्टैंडर्ड गेम है यानी कि ओवर 60 मिनट वाला आप गेम खेल रहे हैं तो मैं कोई इलीगल मूव करता हूँ तो यहाँ पे अपोनेंट को 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ऐड कर दिया जाएगा उसकी क्लॉक में और मेरे में से जो मुझे इंक्रीमेंट मिला है वो लेस कर दिया जाएगा। दूसरी बात, यदि रैपिड और ब्लिट्ज का गेम है और मैं कोई इलीगल मूव चलता हूँ क्लॉक प्रेस करता हूँ, सपोज करिए 3 मिनट 2 सेकंड वाला जो गेम है,
तो ऐसे में मेरी एक इलीगल मूव पे वहाँ जो उसका टाइम है वो 1 मिनट इंक्रीज कर दिया जाएगा। ध्यान रखें 1 मिनट, रैपिड और ब्लेड में 1 मिनट इंक्रीज कर दिया जाएगा और 2 सेकंड जो मुझे क्लॉक प्रेस करने पे इंक्रीमेंट मिला है वो 2 सेकंड इंक्रीमेंट लेस कर दिया जाएगा। तो आप इलीगल मूव्स के बारे में समझ गए, इलीगल मूव्स में जो पेनाल्टीज मिलती हैं उसके बारे में समझ गए। अब बात करते हैं ड्रा डिक्लेयर, ड्रा के क्या क्या रूल है उसके बारे में। तो अब बात करते हैं ड्रा के रूल्स के बारे में। तो यदि अपोनेंट चाहे, हम चाहें तो अपने अपोनेंट को पहली मूव का ड्रा ऑफर करें, यदि वो एक्सेप्ट कर लेता है तो गेम को पहली मूव के बाद भी ड्रा किया जा सकता है म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा। दूसरी बात कि यदि टूर्नामेंट में ये रूल है 30 मूव से पहले आप अपने अपोनेंट को ड्रा ऑफर नहीं कर सकते, तो पहली मूव क्या आप जब तक 30 मूव नहीं कर लेते तब तक आप अपने अपोनेंट को ड्रा ऑफर नहीं कर सकते। दूसरा आप सुने 50 मूव्स वाला रूल। 50 मूव्स कौन सी? 2 प्रकार के इसमें रूल हैं 50 मूव्स में। देखिए अब ये मूव मेरी नाइट वाली 50 मूव्स क्या रूल है? यदि बोर्ड पर कोई भी पॉन की मूव ना हुई हो, दूसरा कोई भी पीस कैप्चर ना हुआ हो, ना ब्लैक ना व्हाइट का, और 50 मूव्स हो चुकी हो तो गेम ड्रा हो जाएगा। उसकी भी कंडीशन है। पहली कंडीशन तो आप ये देख ली कि वो बदल बदल के रखेगा जिससे थर्ड रिपीटेशन ना हो और पीस भी कैप्चर ना हो जाए। नाइट की मूव होगी जब पॉन की नहीं होगी। एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है 50 मूव्स रूल्स की कि यहाँ पर देखिए ये कंडीशन, सॉरी ये कंडीशन है, ठीक है। और मान के चलिए यहाँ अभी मैं केवल आपको दिखाने के उद्देश्य से, समझाने के उद्देश्य से एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए यहाँ टोटल 10 मूव्स हो गई है। अब यहाँ से और 50 मूव्स चली जाएंगी जिसमें कोई भी पॉन की मूव ना हुई हो, कोई पीस भी कैप्चर ना हुआ, तब भी गेम ड्रा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वो बदल बदल के, अब 50 मूव्स कैसे होंगे? जैसे बदल बदल के ये दोनों ही मूव ये बंदे कर रहे हैं, बदल बदल के कर रहे हैं। कभी ये यहाँ रख दिया, कभी इसने ये यहाँ रख दिया, कभी ये, जैसे थर्ड रिपीटेशन ना हो, यहाँ रख दिया, कभी ये यहाँ रख दिया, ऐसे ही इसने कभी यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, ठीक है। तो बदल बदल के चल रहे हैं। ऐसे में पीस भी कैप्चर नहीं हुआ और पान की मूव्स भी नहीं, और 50 मूव्स हो गई तो गेम ड्रा हो जाएगा। लेकिन गेम ड्रा कब होगा? जब आप आर्बिटर को बुलाएंगे, कहेंगे कि सर यहाँ देखिए अपोनेंट ने 50 मूव्स अपनी चल रही, मैं अपनी 50 मूव चलने जा रहा हूँ, अभी मैंने क्लॉक प्रेस नहीं की है, 50 मूव चलने जा रहा हूँ और आप देखिए इसमें इस गेम को ड्रा घोषित करिए। यानी याद रखें आपकी 49 मूव हुई हो और सामने वाले की 50 मूव कंप्लीट हो गई हो, तभी आप आर्बिटर को, यदि आप चाहते हैं कि ड्रा डिक्लेयर हो जाए तो आर्बिटर को आप बुलाएंगे और उसे कहेंगे सर मैंने अपोनेंट की 50 मूव हो चुकी है, मैं अपनी 15th मूव चलने जा रहा हूँ और क्लॉक बस प्रेस नहीं होगी, क्योंकि 50 मूव चलने के बाद आपने क्लॉक प्रेस कर दी तब आप आर्बिटर को बुला के ड्रा क्लेम नहीं कर सकते। ड्रा क्लेम करने का सही तरीका है सामने वाले की 50 मूव हो चुकी है और आप 15 मूव चलने जा रहे हो और उसे बुलाएंगे आर्बिटर को आप और कहेंगे सर मैं 15 मूव चलने जा रहा हूँ और आप देख लीजिए कोई भी पीस कैप्चर नहीं हुआ है, कोई भी पान की मूव नहीं हुई है। नोटेशन शीट आर्बिटर सर चेक करेंगे और उस गेम को ड्रा घोषित कर देंगे। एक तो रही ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि ऐसे में यदि 51 मूव से भी ज्यादा, यहाँ पे सपोज करिए हो गई है 70 मूव्स और कोई भी पॉन की मूव नहीं हुई है, कोई भी पीस कैप्चर नहीं हुआ है बोर्ड पे और 70 मूव्स हो गई हैं, ठीक है, तब यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि वो दोनों ही ड्रा क्लेम नहीं कर रहा है, तब आर्बिटर यहाँ इंटरवीन कर सकता है। इंटरवीन करने का मतलब क्या है कि वो उसके पास, आर्बिटर के पास ये राइट्स रहता है कि 75 मूव्स के बाद गेम के बीच में इंटरवीन करे और उसको ड्रा घोषित करे। 75 मूव से पहले आर्बिटर भी गेम में इंटरवीन नहीं कर सकता। इंटरवीन शायद आपने नया वर्ड सुना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं इंटरफेयर और इंटरवीन में डिफरेंस होता है।
ये भी समझाना जरूरी है। आप सोचेंगे मैं इंटरफेयर क्यों नहीं कह रहा हूँ। देखिए इंटरफेयर का मतलब ये होता है कि आपको राइट नहीं है किसी के बीच में हस्तक्षेप। इंटरफेयर का मतलब भी हस्तक्षेप करना होता है, इंटरवीन का ही मतलब हस्तक्षेप करना होता है। बस इंटरवीन में आपके पास राइट होता है किसी के बीच में हस्तक्षेप करने का, जबकि इंटरफेयर में आपके पास राइट नहीं होता है किसी के बीच में हस्तक्षेप करने का। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इंटरवीन वर्ड यूज किया है, ध्यान रखें। तो अब आते हैं सीधे टॉपिक पे। 75 मूव्स जब वो देख लेगा आर्बिटर, आर्बिटर के पास ये राइट रहता है कि देख लेगा कि 75 मूव्स हो चुकी हैं और ये लोग ड्रा क्लेम नहीं कर रहे हैं और बोर्ड पे कोई भी पॉन की मूव नहीं हुई है, कोई पीस भी कैप्चर नहीं हुआ है, तब वो आर्बिटर इस गेम को ड्रा घोषित कर देगा। तो ये हो गई 50 मूव्स रूल वाली बात। अब हम बात करते हैं थर्ड रिपीटेशन में। थर्ड रिपीटेशन क्या चीज है, चलिए उसको भी समझते हैं। थर्ड रिपीटेशन ये है कि सपोज करिए बोर्ड पर ये जो है मूव हो चुकी है, सपोज करिए ये यहाँ पर है, अब ये मैं मान सकता हूँ ये कंडीशन और पीस भी ये कैप्चर हो चुके हैं, ठीक है, ये कंडीशन है, पीस भी कैप्चर हो चुके हैं, यहां तक आप समझिए। तब अब थर्ड रिपीटेशन क्या है, बोर्ड पर एक ही सिचुएशन 3 बार आ जाए उसमें ड्रा हो जाती है। कैसे, हमने ये किया, उसने ये किया, फिर हमने ये किया, 2 मूव हो गई, फिर उसने ये किया, अब हमने 3। अब यहां पर जैसे ही ये मूव करेगा तो दोनों तरफ से 3 सेम मूव हुई, यानी कि 3 बार एक ही कंडीशन, तो गेम ड्रा हो गया। लेकिन ऐसे में भी आपको आर्बिटर को बुलाना पड़ेगा। कब बुलाना पड़ेगा इस बात को आप ध्यान रखें। देखिए मैं इसको स्टार्टिंग से लगाता हूँ। थर्ड रिपीटेशन के तहत उसने पहली मूव की, ठीक है, और अपनी तरफ का क्लॉक प्रेस किया, उसने पहली मूव की, अपनी तरफ का क्लॉक प्रेस किया, फिर अब दूसरी मूव की, क्लॉक प्रेस किया मैंने, अपोनेंट ने दूसरी मूव की, सेम वही वाली, क्लॉक प्रेस किया। अब यहां पर मैंने भी अपनी तीसरी मूव चला और क्लॉक प्रेस किया। अब उसकी तीसरी मूव है, ध्यान रखिए उसकी तीसरी मूव है और उसने अभी तीसरी मूव चली नहीं है, और यहाँ गेम में वाइट अपनी 3 मूव सेम चल चुका है। अगर ब्लैक चाहे तो यहाँ पर उसी चीज को यहाँ रख के आर्बिटर को बुला के ड्रा क्लेम कर सकता है। अगर दूसरे लगता है कि यहाँ ज्यादा बड़ा अपोनेंट है तो मैं इसको यहाँ पर रख के आर्बिटर को बुला के ड्रा क्लेम करके इसको अपने यहाँ पे ड्रा पे सहमत हो सकता हूँ। बशर्ते अगर वो लगता है उसे कि सामने वाला अपोनेंट वीक है तो वो यहाँ पे कोई और मूव चल के ड्रा को रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन यदि उसे ड्रा करानी है तो पहले उसको क्या करना होगा, ब्लैक को क्लॉक जो है पॉज करनी होगी, आर्बिटर को बुलाना होगा, सर थर्ड रिपीटेशन की स्थिति हो चुकी है। आप देखिए बोर्ड पर उन्होंने 3 बार ये मूव कर दी है और मैंने भी 2 बार कर दी, और तीसरी मूव मैं चलने जा रहा हूँ सेम वही वाली, इसलिए गेम को ड्रा घोषित किया जाए। अब आर्बिटर आएगा और सामने देखेगा और वो यहाँ ऑन आपका रहेगा, ठीक है, और वो सेम अपोनेंट जो है सेम ये वाली मूव चलेगा और क्लॉक प्रेस करेगा आर्बिटर के सामने, तभी वो ड्रा डिक्लेयर होगी। यानी कि ध्यान रखें जब भी आप ड्रा क्लेम करें तो अपनी मूव चलने से पहले आर्बिटर को बुलाकर ड्रा क्लेम करें, तभी ड्रा क्लेम होगी, वैसे ड्रा क्लेम नहीं होगी। तो अभी आपने देखा कि थर्ड रिपीटेशन के बारे में कि ड्रा आर्बिटर को बुला के होगी। लेकिन ऐसे में क्या हो, यदि यही सेम मूव्स 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हो गई तो 5वीं मूव्स यदि आर्बिटर देख रहा है तो 5वीं मूव्स यदि आप सेम ऐसे ही चलते हैं, मतलब थर्ड रिपीटेशन जगह 5th रिपीटेशन हो जाए आर्बिटर के सामने, तो आर्बिटर के पास ये राइट होता है कि वो 5th रिपीटेशन में इंटरवीन करके इस गेम को ड्रा डिक्लेयर कर सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ड्रा ऑफर करने का सही तरीका क्या है। देखिए आपने मूव किया, अपनी साइड का क्लॉक, ये देखिए अपनी साइड का क्लॉक प्रेस किया और अपने अपोनेंट को ड्रा ऑफर किया, फिर उसने कहा यस आई एक्सेप्ट, उसने ड्रा को एक्सेप्ट किया। अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर जैसे सपोज करिए 52 मूव्स के बाद यहाँ पर आपने ड्रा ऑफर किया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपने 52 मूव्स के बाद यहाँ पे ड्रा का साइन बना देना है और उस अपोनेंट को भी 52 मूव्स के बाद ड्रा का साइन बना देना है और दोनों के सिग्नेचर यानी कि उसकी सीट पे भी
सिग्नेचर और यहाँ हमारी सीट पर भी दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए, तभी गेम ड्रा होगा। उसके बाद ही गेम को एनालाइज करना, उससे पहले एनालाइज ना करें। अब यदि उससे पहले एनालाइज करेंगे तो देखिए क्या होगा। कंडीशन मैं आपको बता दूं, आपने मूव की, क्लॉक प्रेस की और आपने ड्रा ऑफर किया। अब सामने वाले ने ड्रा एक्सेप्ट कर लिया और आपने 52 मूव्स के बाद अपनी शीट पर ड्रा का साइन बना दिया और अपने साइन कर लिए। उसके साइन ही लिए, उसने अपोनेंट ने ना ही ड्रा 52 मूव किया, ना ही ड्रा का साइन बनाया। ऐसे में हम लोग एनालाइज करने बैठ गए। तब एनालाइज करने बैठ गए, अब सामने वाले अपोनेंट को लगता है कि भाई मैं तो यहाँ जीत सकता हूँ, मैं तो गेम को कंटिन्यू रखूंगा। अब आप उससे लड़ोगे थोड़ी, क्योंकि चेस का गेम ऐसा है, कोई क्रिकेट या फुटबॉल तो है कि आप बीच में लड़ना शुरू कर दोगे बाद में बाद। तब आप आर्बिटर को बुलाओगे और उससे ये कहोगे कि सर अभी तो ना ड्रा डिक्लेयर हो गया, देखिए 52 मूव्स के बाद मैंने अभी ड्रा इसको ऑफर किया और इसने ड्रा एक्सेप्ट भी कर लिया, और देखिए मैंने यहाँ पर साइन ड्रा का साइन भी बना दिया 52 मूव्स के बाद। तो आर्बिटर देखा कि आपने तो ड्रा का साइन बना दिया, लेकिन इसने 52 मूव के बाद ड्रा का साइन नहीं बनाया है और यहाँ पे कोई भी सिग्नेचर भी नहीं है। तो आर्बिटर ये कहेगा मुझसे कि अब आपको यहाँ से गेम कंटिन्यू रखना पड़ेगा। वो बात अलग है कि वो सामने वाला झूठ बोल रहा है और मैं इस गेम को खेलने के बाद हार जाऊं। तो सबसे सही तरीका यही है, आप गेम को एनालाइज ना करें। सबसे पहले 52 का दे दिया आपने या 40 मूव्स के बाद आपने ड्रॉ पर किया, दोनों शीट पर ड्रा का सिग्नेचर, मतलब ड्रा का साइन हो, दोनों के सिग्नेचर हो, और फिर आप जब सिग्नेचर हो जाएंगे, साइन हो जाएंगे, और फिर आप गेम को चाहें तो एनालाइज कर सकते हैं। फिर ये देखिए व्हाइट के पास 2 नाइट हैं और यहाँ किंग है। ऐसे में फ्लैग डाउन हो जाता है ब्लैक का। तब यहाँ पे मुझे विनिंग नहीं मिलेगी क्योंकि मेरे पास विनिंग मटेरियल नहीं है। यदि सपोज करिए मेरे पास केवल एक पॉन होता और यहाँ पे ब्लैक का फ्लैग डाउन हो जाता, यानी कि टाइम खत्म हो जाता, तब मैं विनिंग हो जाता मेरी। क्यों? क्योंकि पॉन जो है क्यून में प्रमोट हो सकता है, पॉन एक विनिंग मटेरियल है। पहली बात आप ये समझें। दूसरी बात ये है कि ऐसे में आप सपोज करिए, देखिए नाइट और बिशप से यहाँ मेट हो सकती है, ठीक है, और यहाँ पर मेरा फ्लैग डाउन जाता है। यहाँ ध्यान रखें, मेरा फ्लैग डाउन हो जाता है तो भी ड्रा है, क्योंकि अब यहाँ पर ब्लैक के पास कोई विनिंग मटेरियल नहीं है और मेरे पास विनिंग मटेरियल है। अगर उसका फ्लैग डाउन हुआ तो मैं विन कर जाऊंगा क्योंकि विनिंग मटेरियल है। अब यहाँ पे उसके पास विनिंग मटेरियल नहीं है, बाई चांस मेरे पास विनिंग मटेरियल होने के बावजूद भी मेरा टाइम यहाँ पर खत्म हो जाता है या फ्लैग डाउन हो जाता है, इसका मतलब तो यहाँ पर जो ब्लैक है वो जीता नहीं, वो ड्रा माना जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, यदि 2 इलीगल मूव मैं चल लेता हूं तो कैसे, ये देखिए यहाँ पर सपोज करिए ये है कंडीशन और मैंने पहली इलीगल ये चली, इसको 2.5 न चल के यहाँ ये चल दी, तो वो आर्बिटर को बुलाएगा और ड्रा क्लेम करेगा कि भाई इन्होंने एक इलीगल मूव चल दी, एक इलीगल यहाँ पे आप काउंट करिए। वो एक इलीगल जो आर्बिटर सर है वो एक इलीगल यहाँ पे आपकी काउंट कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे में देखिए मेरे पास विनिंग मटेरियल उसके पास नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। मैंने दूसरी इलीगल चल दी, ये गलत, देखिए ब्लैक स्क्वायर चलता, मैंने इसको सपोज करिए यहाँ इस डायगोनल की जगह मैंने यहाँ रख दिया। अब दूसरी इलीगल मैंने की, तब वो आर्बिटर को बुलाएगा, ब्लैक कहेगा सर इन्होंने दूसरी इलीगल कर दी। अब आर्बिटर देखेगा तो यहाँ पे दूसरी इलीगल होने के बावजूद यहाँ गेम ड्रा होगा। क्यों ड्रा होगा? क्योंकि यहाँ पे ब्लैक के पास विनिंग मटेरियल नहीं है। यदि सपोज करिए ऐसी कंडीशन होती तब मैं यहाँ ड्रा 2 इलीगल मूव चलता, तब 2 इलीगल मूव में ब्लैक विन हो जाता, लेकिन यहाँ इस कंडीशन में मेरी 2 इलीगल मूव हो चुकी हैं और ब्लैक के पास कोई विनिंग मटेरियल नहीं है, इसलिए मेरी 2 इलीगल मूव होने के बावजूद भी ब्लैक को केवल ड्रा से ही संतोष करना होगा। यानी कि जीतने के लिए विनिंग मटेरियल होना चाहिए, चाहे फ्लैग डाउन की स्थिति हो, चाहे इलीगल मूव्स की सिचुएशन हो। अब मैं ड्रा की और कंडीशन है उनके बारे में भी बताता हूं, जैसे बोर्ड पर वो पीसेस का बचना जिनसे मेट नहीं होती। अब बिगिनर्स को ये मालूम नहीं रहता कि अब सपोज करिए यही कंडीशन है, दोनों के पास 2-2 नाइट बची हैं, सारे पीस जाके कैप्चर हो चुके हैं, तब बिगिनर्स को ये पता नहीं होता, वो भी अपनी मूव जो है चल रहे हैं।
वो भी अपनी मूव यहाँ से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्बिटर इंटरवीन करके ड्रा, इस गेम को ड्रा घोषित कर सकता है, क्योंकि इन पीसेस से क्योंकि ये विनिंग मटेरियल नहीं है, देखें 2 नाइट से मेट नहीं होती है, ठीक है। अब सपोज करिए यहाँ पे यदि 2 नाइट वो कटवा भी देगा वाइट, सपोज करिए इससे अगर कटवा भी दिए तब भी यहाँ विनिंग नहीं होगी। मतलब बोर्ड पे ऐसे पीसेस बचे हैं जिनसे विनिंग ना होती हो तब भी गेम ड्रा हो जाएगा। जैसे अब सपोज करिए ये कंडीशन है, इसके पास 2 नाइट हैं, मेरे पास ओनली बिशप है, तब इस पोजीशन में भी कोई नहीं जीत सकता, चाहे ये नाइट से इसको कैप्चर कर ले बिशप को, या बिशप इन दोनों नाइट को धीरे धीरे करके कैप्चर कर ले, तब भी मेट नहीं हो सकती। तो ऐसी कंडीशन जब आएगी जब बोर्ड पर विनिंग मेटल दोनों पक्ष में से किसी के पास ना बचा हो, तब भी गेम ड्रा हो जाएगा। दूसरा कंडीशन ड्रा की एक और देखें, ये कंडीशन, और ऐसा बहुत बार हो चुका है, ये देखिए ये कंडीशन मैं कई बार देखता हूँ जब बच्चे लोग गेम खेलते हैं तब ये कंडीशन आती है। ये देखिए एक बिगिनर है, उसने यहाँ पे चेक दिया, अब उसने ये बचा, ठीक है। अब उसने क्या किया, सपोज करिए उसने ये यहाँ रख दिया मूव, या यहाँ रख दिया, या फिर ये मान लिया यहाँ रख दिया, कुछ भी मूव की, ऐसे में ऑटोमेटिक गेम ड्रा हो गया। क्यों हो गया ड्रा? क्योंकि यहाँ पे देखिए इस किंग को चैट भी नहीं पड़ रही है और इस किंग के पास चलने के लिए कोई स्क्वायर भी नहीं है। तो ये स्थिति कहलाती है स्टेलमेट, जिसको हिंदी में जिच कहते हैं। शायद ही आपने जिच वर्ड सुना हो, लेकिन नहीं सुना है तो आज सुन ले। जिच कहते हैं हिंदी में और स्टेलमेट कहते हैं इंग्लिश में। ऐसी कंडीशन में ऑटोमेटिक ड्रा होती है जब अपोनेंट के को चेक भी ना पड़ी हो और उसके पास कोई पीसेस भी चलने को ना हो। जरूरी नहीं कि किंग चलने को ना हो, कोई भी मूव चलने को ना हो। जैसे कि आप सपोज करिए उसके पास ये है, ये पान मान लीजिए उसके पास, मैं इसके 3-4 पान यहाँ रख देता हूँ। ये देखिए उसके पास 3 पान है, ठीक है। अब ने चेक दी, ठीक है, और ये चेक दी और यहाँ रखा, और सपोज करिए इसने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ना ही ब्लैक के पास कोई पॉन तो है लेकिन पॉन की कोई मूव नहीं है, ना ही किंग के पास कोई मूव है, और इसको चेक भी नहीं पड़ी है, ना मेट हुई है ब्लैक की, और ना ही कोई पीस चला जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में स्टेलमेट हो गई, ड्रा हो गई। तो ये ड्रा की लास्ट कंडीशन। अच्छा है, आप ड्रा की सारी कंडीशन को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आर्बिटर के क्या क्या राइट्स हैं उसके बारे में। अब मैं लास्ट में बात करूंगा आर्बिटर के राइट्स कौन कौन से हैं, यानी कि अधिकार कौन कौन से हैं। देखिए 2 प्लेयर यहाँ पर गेम को खेल रहे हैं। ये देखिए इसके पास भी यहाँ पर क्यून है, बराबर की पोजीशन है, लेकिन इसकी पोजीशन जो है वाइट की यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि यदि क्यून से किंग कैप्चर हो जाता है तो किंग जो है इन पॉन को कैप्चर कर लेगा। किंग इसके अप्रोच में है सारे पॉन अपोनेंट के, और कैप्चर करके वो जीत सकता है। अब ऐसे में क्या है, वाइट का फ्लैग डाउन हो जाता है और आर्बिटर खड़ा हुआ यहाँ देख रहा है, ठीक है। अब यहाँ वाइट विनिंग में है और यहाँ वाइट का फ्लैग डाउन हो गया, आर्बिटर ने देख लिया। तो आर्बिटर के पास ये राइट है कि वो गेम को जीता हुआ या हारा हुआ घोषित कर सकता है। यदि विनिंग मटेरियल नहीं है तो ड्रा घोषित कर सकता है। विनिंग मटेरियल है, अब फ्लैग डाउन हो गया वाइट का और यहाँ विनिंग मटेरियल है, तब वो ये कह सकता है कि यहाँ पर ब्लैक विनिंग हो गया। तब कोई भी 2 प्लेयर हैं वो ये नहीं कह सकते सर आर्बिटर आपने क्यों बताया मेरे अपोनेंट को कि यहाँ फ्लैग डाउन हो चुका है, क्योंकि आर्बिटर के पास ये राइट होता है कि वो यदि देख रहा है कि फ्लैग डाउन हो चुका है तो वो मैंने बताया कि यहाँ पर विनिंग मटेरियल है तो वो बताएगा, जिसका फ्लैग डाउन हो चुका है वो हार गया, और यदि विनिंग मटेरियल नहीं है तो गेम ड्रा हो गया। दूसरा आर्बिटर का राइट क्या है, यदि इलीगल मूव्स होती हैं। इलीगल मूव्स कैसी, आप सभी को मालूम है 2 इलीगल पे लॉस्ट है, तो ऐसे में गेम चल रहा है और आर्बिटर देख रहा है, और ऐसे में आपने एक इलीगल मूव्स यहाँ पर चल दी, ठीक है। जैसे अब यहाँ आए, यहाँ से धोखे से आप यहाँ चल रहे हैं और आर्बिटर ने देख लिया, तो वो आपकी एक इलीगल मूव्स यहाँ पे काउंट कर लेगा। भले ही सामने वाले ने ये इलीगल मूव्स क्लेम नहीं किया है, मतलब मैंने यहाँ पे इलीगल मूव्स की, लेकिन सामने वाले अपोनेंट ने
ये इलीगल मूव्स के लिए आर्बिटर को क्लेम नहीं किया है कि यहाँ इसने एक इलीगल मूव्स किए हैं, क्लेम करो। तब भी आर्बिटर के पास ये राइट है। मैंने इलीगल मूव मेरी अगर आर्बिटर ने देख ली तो वो यहाँ पर नोटिशन शीट में एक इलीगल मूव लिख देगा और मुझे वार्निंग देकर जाकर दूसरी इलीगल यदि आप करते हो और वो नहीं भी करता है क्लेम, और मैंने यदि देख ली कि आपने दूसरी इलीगल मूव की, तो मैं आपको लॉस्ट घोषित कर दूंगा, और यदि आपके पास विनिंग मटेरियल नहीं है तो ड्रा डिक्लेयर कर देंगे। 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन है नोटेशन की। अपोनेंट कई बार ऐसे होते हैं, नए अपोनेंट होते हैं, उनको मालूम नहीं होता है कि इसलिए जो भी मूव कर रहा है उनको नोट करें। यहाँ पर कई लोग ऐसे करते हैं कि वाइट है तो वो केवल अपनी ही मूव नोट करना है, ब्लैक की नोट ही नहीं कर रहा है, सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, या उन्हें मालूम नहीं होता है। तो यदि आर्बिटर देख रहा है तो उसके पास ये राइट है कि वो ये कहेगा कि भाई आपको जितनी भी ये मूव हैं ये सारी नोटेशन शीट पे नोट करनी होगी, व्हाइट की भी ब्लैक की भी। ये ध्यान रखें, नोटेशन करना जरूरी है क्लासिकल गेम में, और आर्बिटर देख रहा है तब। आर्बिटर नहीं भी देख रहा तब भी आपको करनी तो है नोटेशन। नहीं तो कभी कभी ये डिबेट भी हो सकता है कि सर मैंने ये मूव नहीं चली है नोटेशन में, तो ये अपनी दोनों के में नोटेशन में ये कंफर्म रहता है कि हाँ भाई ये मूव बाकायदा हुई है। तो यहाँ कोई चीटिंग की संभावना भी नहीं है यदि आप नोटेशन करते हैं तो। चौथी बात देखिए, अब यहाँ आप देखा कि कुछ वो जो अपोनेंट है वो बिल्कुल सही लैंग्वेज यूज कर रहा है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। इंग्लिश में ही यहाँ पर, या जो पढ़ी जा सकती है वो आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, उस लैंग्वेज में आप मूव्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अरबी या चाइनीज या पर कुछ ऐसी लैंग्वेज लिख रहे हैं आप जो ना आर्बिटर की समझ में आ रही है ना अपोनेंट की समझ में आ रही है, तो आर्बिटर आपको ये वार्निंग दे सकता है कि एक सही लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश में अपनी जितनी मूव्स आपने की हैं वो सारी इंग्लिश में लिखी होनी चाहिए। कुछ ऐसी लैंग्वेज नहीं हो कि जो समझ में ही नहीं आया आर्बिटर। तो अब मैं आर्बिटर के लास्ट राइट के बारे में बात करूंगा। लास्ट राइट्स क्या है कि देखिए, यदि यहाँ पर दोनों अपोनेंट ड्रा पर सहमत हो जाते हैं, या सपोज करिए विनिंग या लॉस पर भी सहमत हो जाते हैं, और उन्होंने नोटेशन शीट पे रिजल्ट चाहे वो 1-0 का हो, 0-1 का हो या ड्रा का हो, वो नहीं लिखा है, ना ही दोनों के नोटेशन शीट पर साइन है, तब क्या होगा, एनालाइज करने लग गए हम दोनों प्लेयर। और सपोज करिए अब भले ही ड्रा एग्रीमेंट पहले ही हो चुका है, लेकिन नोटेशन शीट पे ड्रा एग्रीमेंट का कुछ भी है नहीं, या रिजल्ट आपने लिखा नहीं, और आप एनालाइज करने लग गए। अब ऐसे में वाइट को ये लगता है कि यार ये गेम तो हम जीत सकते हैं, हमें जो चेक पड़ी है, हमने ड्रा डिक्लेयर भले ही कर दिया लेकिन यहाँ चेक पड़ी है, इस चेक को या हम बच के गेम को जीत सकते हैं। क्यों जीत सकते हैं, यहाँ से ये इसको स्क्वायर इसको कैप्चर करेगा, और ये किंग के अप्रोच में दोनों पॉइंट, और दोनों पॉइंट कट करके कैप्चर करके हम यहाँ पर पान को प्रमोट करके विन कर सकते हैं, उसको ये लगता है। तो ध्यान रखें। अब आप आर्बिटर से वाइट मतलब ये ब्लैक ये नहीं कह सकता कि सर इन्होंने ड्रा एग्रीमेंट हो चुका और अब ये कह रहे हैं कि गेम को कंटिन्यू रखा है। तो आर्बिटर के पास ये राइट है, वो पहले स्कोर शीट आपकी चेक करेगा। स्कोर शीट में देखेगा कि यदि दोनों में ड्रा एक्सेप्टेंस हो भी चुकी है तो क्या ड्रा का साइन है, या रिजल्ट 1-0 या 0-1 हो चुका है, तो वो दोनों की सीट पे देखेगा और दोनों के सिग्नेचर देखेगा। यदि दोनों के सिग्नेचर हैं, रिजल्ट लिखा जा चुका है, तब तो एनालाइज करो, ठीक है। लेकिन एनालाइज आप करने लगे और रिजल्ट आपका दोनों शीट पे चढ़ा नहीं है और ना ही साइन है, तब आर्बिटर के पास ये राइट है कि वो ये कहेगा कि आप गेम को कंटिन्यू करें, भले ही इसमें ब्लैक हार ही क्यों ना जाए, जबकि पहले गेम ड्रा पे सहमत हो चुका है। तो इस बात को ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है, बच्चे लोग वो गेम को एनालाइज कर ले जाते हैं और ये जो है ना नोटेशन शीट पे रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करते हैं। तो सब गेम को एनालाइज करें, लेकिन या तो टूर्नामेंट हॉल के बाहर करें, और यदि यहाँ पे करना है तो पहले गेम को जो रिजल्ट है रिजल्ट डिक्लेयर करें, दोनों के साइन हो, आपके और आपके अपोनेंट की दोनों शीट पर। ध्यान रखें, दोनों सीट पर रिजल्ट हो, दोनों सीट पर सिग्नेचर हो, तब आप गेम को एनालाइज कर सकते हैं। तो आशा है आपको मैंने जितने भी रूल बताए हैं, इरेगुलरिटीज के बारे में, इलीगल मूव्स के बारे में, टच एंड मूव्स के रूल के बारे में, ड्रा के मूव्स के रूल के बारे में, और म्यूचुअल एग्रीमेंट के बारे में,
और आर्बिटर राइट्स के बारे में। आशा है आपके सभी ये समझ में आए होंगे। तो अभी तक मैंने बोर्ड पर आकर आपको चेस से जुड़े हुए रूल्स बताए हैं और आपको कुछ लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगा जो सुपर ग्रैंड मास्टर के बीच भी इलीगल मूव्स खेली गई हैं। पहले मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर एक या दो जो वहां पर बोर्ड पर रह रहे थे वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर अक्सर बिगनर लोग, खासतौर से बच्चे, क्या करते हैं, कैसल कर लेते हैं और क्लॉक प्रेस कर देते हैं। क्या यह कैसल राइट है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि अपोनेंट का, देखिए ब्लैक का बिशप का यहाँ पर अटैक है। अब किंग जब कैसल करेगा तो यहाँ से गुजर के ही करेगा कैसल, तो कैसल यहाँ अलाउ है नहीं। और ऐसे में कैसल कर लेते हैं और क्लॉक प्रेस कर देते हैं, तो ये इलीगल काउंट होगा और इसकी पेनाल्टीज आपको मिलेगी। दूसरा, यदि आप किंग अपने किसी ऐसे स्क्वायर पर रख देते हैं जहां पर चेक पड़ रही हो तो वो भी इलीगल काउंट होगा। जैसे कि अगर इस किंग को यहाँ रख दिया जाए जिससे बिशप की चेक वाला स्क्वायर है, इस पर रख दिया जाता है और क्लॉक प्रेस कर दी जाती है तो भी इलीगल काउंट होगा। और देखते हैं किंग से जुड़े हुए रूल। और देखिए यहाँ पर चेक पड़ी हुई है किंग को और कैसल कर ली जाती है ऐसे में और क्लॉक प्रेस कर दी जाती है, वो भी इलीगल काउंट होगा। तो ऐसे में या तो कोई पीस यदि यहाँ हो तो रखिए, नहीं तो आपको किंग ही टच करना होगा और किसी स्क्वायर पर रखना पड़ेगा। जब चेक पड़ी हो तो आप कैसल नहीं कर सकते। तो ये हम कट करते हैं और एक रूल और दिखाते हैं आपको, उसके बाद लाइव एग्जाम्पल दिखाएंगे। बड़ा मजा आएगा लाइव एग्जाम्पल देखने में। तो यह देखिए, ऐसी कंडीशन है, यदि आप सपोज करिए व्हाइट की मूव है और ये किंग आप यहाँ यहाँ या यहाँ इन तीन स्क्वायर में कहीं रख देते हैं, यानी कि बिल्कुल किंग से टच होता हुआ किंग के बराबर वाले स्क्वायर में, और क्लॉक प्रेस कर देते हैं, तो ये इलीगल काउंट होगा और उसकी पेनल्टीज आपको मिलेगी। ऐसा गेम विदित गुजराती वर्सेस हिकारू नाकामुरा के बीच हुआ है। आइए वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ इसको हम कट करते हैं। ये देखिए, मैं गेम को प्ले करता हूँ यहाँ से और इसी बहाने आपको लाइव एग्जाम्पल भी देखने को मिल जाएगा और बड़ा मजा आने वाला है लाइव एग्जाम्पल में। बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर तक ऐसी गलतियां करते हैं। ये देखिए, मैंने गेम प्ले कर दिया। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने पॉज किया, बिल्कुल ही किंग को किंग से टच करके किंग के पास वाले स्क्वायर पर रख दिया और देखिए क्लॉक भी प्रेस कर दी। एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर है, विजिबल हो। आप देखना कि कैसे इलीगल होगी यदि क्लॉक प्रेस कर दी जाती है तो। ये देखिए, मैं इसको पॉज करके दिखाऊंगा। पहले विदित ने क्या किया, रुक को कैप्चर किया, हिकारू नाकामुरा ने पॉइंट को कैप्चर किया। ये देखिए, अब यहाँ पर विदित ने, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि किंग के पास वाले स्क्वायर में नहीं रह सकते, यानी कि दोनों किंग के बीच में एक स्क्वायर का गैप होना जरूरी है। ये देखिए, यहाँ पर उन्होंने किंग को किंग के पास वाले स्क्वायर पर रख दिया और देखिए क्लॉक प्रेस कर दी। ये देखिए, क्लॉक प्रेस कर दी, ये इलीगल काउंट होगा। अब यहाँ पर ये क्लेम करेंगे आर्बिटर को। ये देखिए, क्लॉक पाउस हो गई और यहाँ आर्बिटर ने क्लेम कर दिया। और आर्बिटर ने, क्योंकि यदि शायद ये ब्लिट्ज गेम है, आर्बिटर इनके अपोनेंट का, क्योंकि इन्होंने क्लेम किया है तो इनके अपोनेंट का 1 मिनट इंक्रीज कर देगा। अब याद देखना, क्लॉक में 1 मिनट होगा हिकारू नाकामुरा के और उनके में केवल 4 सेकंड। ये देखिए, आपने देखा होगा विदित के में जो है 4 सेकंड है और उनके में 1 मिनट, यानी कि विदित को पेनाल्टी मिली। अब यहाँ पे इन्हें एक एक्स्ट्रा 1 मिनट दे दिया गया है। अब फिर गेम कहीं से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि बड़े से बड़े ग्रैंड मास्टर की जो ब्लिट्ज गेम होते हैं उसमें ऐसी गलतियां होती हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए,
वेस्लिंग टोपालोव वर्सेस गैरी कास्परोव के गेम में जो मैंने पान प्रमोशन आपको बोर्ड पे दिखाया था कि पान आप 8 रैंक पे रखते हैं और उसके बदले में कोई पीस नहीं रखते हैं और क्लॉक प्रेस कर देते हैं तो ये इलीगल में काउंट होगा। यहाँ पे देखें ऐसे सुपर ग्रैंड मास्टर के बीच ऐसा गेम एक हुआ है। वैसे तो बहुत सारे गेम हो चुके हैं लेकिन जो अवेलेबल है नेट पर वो मैं आपको दिखाता हूँ और स्क्रीन में बड़ी कर देता हूँ इससे आपको और अच्छे से देखने को मिले। यहाँ पे देखिए ये कास्परोव ने बिशप किया और टोपालोव ने देखिए ये पान प्रमोट किया और उसकी जगह कोई भी पीस नहीं रखा और क्लॉक प्रेस कर दी। यहाँ देखिए मैं इसको प्ले करता हूँ बीच में पॉज कर दूंगा जिससे आपकी क्लियर समझ में आए। ये देखिए पॉन रखा कोई पीस नहीं रखा और क्लॉक प्रेस कर दी। अब यहाँ कास्परोव ने क्लेम किया है, ये देखिए बाद में रखा मतलब क्लॉक प्रेस करने के बाद यहाँ पर उन्होंने किंग रखा और यहाँ कास्परोव ने क्लेम कर दिया आर्बिटर को बुलाया जाएगा। यहाँ पे ये देखिए है यहाँ पे क्लेम कर दिया कि आपने पॉन रखा उसकी जगह पे पीस नहीं रखा, पॉन रखने के बाद आपने क्लॉक प्रेस कर दी। तो सही तरीका जो मैंने आपको बोर्ड पे बताया, पहले आप पॉन रखें तो उसके बदले में कोई पीस रखें और तभी क्लॉक प्रेस करें। यदि पहले क्लॉक प्रेस कर देते हैं तो उसकी टाइम पेनाल्टीज आपको मिलेगी और एक इलीगल भी काउंट हो जाएगा, दूसरी इलीगल तो लॉस्ट है ही। और गेम एग्जांपल देखें। ये डबल इलीगल जो कि वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको दिखाया कि अर्नेस्ट और नार्किव के बीच और जो वाइट थे वो मैग्नस कार्लसन के थे। मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पे चेक दिया, बस मिस्टेक ये रही मैग्नस कार्लसन की, उनको यहाँ पे क्लेम करना चाहिए था कि उन्होंने चेक नहीं बची और मुझे उल्टा चेक दे दिया और उस समय क्लॉक पॉज करना चाहिए था। ये तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको दिखा दिया। तो यहाँ दोनों तरफ से डबल इलीगल चली गई लेकिन इसमें पनिशमेंट किसे मिला? मैग्नस कार्लसन को। क्लेम किसने किया है? अर्नेस्टो नार्किव ने। तो जो क्लेम करेगा जीत उसे की होती है। और एग्जाम्पल देखें, ये है देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। देखिए इस पहले मैं इसके रूल्स के बारे में बता दूं उसके बाद इसको प्ले करता हूं और मैं इसको थोड़ा सा। तो यहाँ हुआ क्या था, ब्लैक ने किंग को एस स्क्वायर पर रखा। इन्होंने क्या किया, रुक से बिशप को कैप्चर किया और ऐसे में चेक पड़ी है और उनको चेक बचना चाहिए था लेकिन उन्होंने क्या किया, रुक को यहाँ रख दिया जो जिनके ब्लैक पीसेस हैं। अब यहाँ रखा है स्क्वायर पे, उन्होंने क्या किया, रुक से किंग को कैप्चर कर लिया। देखिए फिडे लॉ ऑफ चेस, यदि आप हैंडबुक पढ़ेंगे उसमें ये रूल सब दिए हुए हैं कि कभी भी किसी भी स्थिति में, चाहे वो क्लासिकल गेम हो, चाहे वो रैपिड गेम हो, चाहे वो ब्लिट्ज गेम हो, आप अपोनेंट के किंग को कैप्चर नहीं कर सकते किसी भी स्थिति में। यदि आप ऐसा करते हैं तो वो इलीगल काउंट होगा और आपको इसकी पेनाल्टीज मिलेगी। तो अब मैं आपको गेम दिखाता हूँ, ये शायद इंडिया का ही गेम है। इसके बाद गोपा जी ने भी इसके बारे में बताया, जो इंटरनेशनल आर्बिटर हैं गोपा कुमार जी, इसके बारे में बताया भी। हालांकि वो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, केवल इस गेम जो 10 सेकंड की जो ये प्रोसेस हुई है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और स्क्रीन करते हैं बड़ी। ये देखिए इन्होंने ये किंग यहाँ पर इस स्क्वायर पर रखा और अब इन्होंने रुक से बिशप को कैप्चर किया और यहाँ पे चेक बचने की बजाय इन्होंने रुक यहाँ पर रख दिया क्योंकि टाइम कम था। जब टाइम कम होता है ब्लिट्ज गेम में ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो कि इलीगल के अंतर्गत आती हैं और यहाँ पे 1 मिनट की टाइम पेनाल्टी यदि ब्लिट्ज गेम में तो मिलेगी। ये देखिए इलीगल इन्होंने मूव किया। अब यहाँ पे रूल क्या कहता है कि वाइट जिसके हैं उसको क्लॉक पॉज करके आर्बिटर को बुलाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि यहाँ इन्होंने ये जो मूव की है वो इलीगल मूव की है, चेक नहीं बची और उल्टा इलीगल मूव कर दी। यदि रुक से चेक बची जा सकती तो रुक, जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पे बताया। अब इन्होंने क्या किया, क्लेम ना करके उल्टा किंग को ही कैप्चर कर लिया। ये देखिए इनका जरा सवाल कर दूं,
किंग को कैप्चर कर लिया और क्लॉक प्रेस कर दी। जी हाँ, ये ध्यान रखें, इलीगल मूव तभी काउंट होगा जब क्लॉक प्रेस कर दी जाएगी। रुक, देखिए अब बोर्ड पर किंग का होना जरूरी है। अब यहाँ बोर्ड पर किंग ही नहीं है। मैं भी एक टूर्नामेंट जब मैं करा रहा था, एक टूर्नामेंट, तो उसमें भी एक जो बिगिनर थे, जो प्लेयर, उन्होंने भी रुक से किंग को बोर्ड से बाहर कर दिया, तो ये इलीगल मैंने उनका काउंट करा। तो यहाँ पर भी देखिए उन्होंने रुक से किंग को कैप्चर कर दिया, और इस प्लेयर ने यहाँ पर इलीगल क्लेम किया है आर्बिटर को बुला के। ये देखिए मैं आगे प्ले करता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे जो वॉइस है वो म्यूट कर दी है। यहाँ पे उस प्लेयर ने कहा है कि आपने इलीगल मूव की है। ये देखिए इस प्लेयर ने इलीगल क्लेम किया, और उसकी बात भी जायज है, आपको पहले क्लेम करना चाहिए था कि आपने रॉन्ग मूव चली है। तो ये रूल आप समझ गए होंगे कि आप कभी भी चेक दें और वो चेक नहीं बचता है तो आप किंग को कैप्चर नहीं कर सकते। मतलब आप यहाँ पे सीधे सीधे आर्बिटर को बुलाएंगे और कहेंगे कि यहाँ पर इसने इलीगल मूव किया है, एक इलीगल इसकी नोट की है। अगर आप किंग को कैप्चर कर लेते हैं तो उल्टा आप दोषी माने जाएंगे और आप पर पेनाल्टी पड़ेगी। और यदि ऐसे में आप पहले से एक इलीगल कर चुके हैं और किंग को कैप्चर आपकी दूसरी इलीगल है तो आप गेम ही हार जाएंगे, चाहे वो भले ही आपको जीता हुआ क्यों ना हो। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। ये सबसे लास्ट में देखेंगे, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, सबसे लास्ट में ये देखेंगे और देखते हैं ये क्या है। ये देखें, इसके बारे में आपको बताऊं पहले कि यदि जो अपोनेंट है, सपोज करिए ये मैं हूँ, ये वाइट से खेल रहा हूँ, फिलहाल तो ये यूनाइटेड स्टेट के कोई जीएम है, शायद उनकी 2200 से भी कम रेटिंग है और 60 प्लस शायद इनकी एज है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि यदि आपका कोई अपोनेंट ऐसा है, ब्लाइंड है या हैंडीकैप है कि केवल मूव चल पा रहा है लेकिन क्लॉक प्रेस नहीं कर पा रहा या नोटेशन नहीं कर पा रहा, तो ऐसे में वो आर्बिटर से रिक्वेस्ट करके कह सकता है कि मेरे लिए कोई असिस्टेंट अवेलेबल कर दें। ये शायद इसकी मदर है, ये दर्पण ईनानी है, इंडिया के टॉप ब्लाइंड प्लेयर, यानी टॉप रेटेड ब्लाइंड प्लेयर है ये इंडिया के, दर्पण ईनानी। आपने इनका टीवी में भी काफ़ी इंटरव्यू देखा होगा। तो यहाँ पर क्या है पोजीशन कि यहाँ ऐसे में इनकी जो मदर है वो मूव को चल रही है। हालांकि यहाँ पर अगर हम प्ले करें तो ये देखें मूव अपनी कर रहे हैं, उसके बाद क्लॉक को भी प्रेस कर रहे हैं। पहले ये देखिए मूव किया और क्लॉक को प्रेस किया। ये चाहते तो आर्बिटर से ये रिक्वेस्ट कर सकते थे कि मैं केवल मूव करूंगा, और क्योंकि मैं यहाँ क्लॉक प्रेस करने में असमर्थ हूँ, क्लॉक दिख नहीं रही है, लेकिन इनका सेंस इतना ज़बरदस्त है कि यहाँ पर ये मूव करके क्लॉक को भी प्रेस कर रहे हैं। तो ऐसी अगर सिचुएशन है तो यहाँ पर क्लॉक भी आप प्रेस करवा सकते हैं अपने असिस्टेंट के द्वारा। देखिए असिस्टेंट मूव लिख रहे हैं और यहाँ पर मूव कर भी रहे हैं। उन्होंने क्लॉक प्रेस की और जो मूव है, चाहे तो ये अपोनेंट कर सकता है मूव, चाहे उनका असिस्टेंट, देखिए उसकी मूव उन्होंने की है, और चाहते हैं तो इनकी जो मदर है या असिस्टेंट है वो इसकी मूव यहाँ पे कर सकते हैं, और जैसे आपने देखा कि नोटेशन तो कर ही सकते हैं। ऐसे आप अगर और भी देखें, ये देखिए उन्होंने मूव काउंट की, जो भी मूव यहाँ पर चला गया है। तो यही रूल है, आप समझ गए होंगे। जैसे कि मैंने बताया कि यदि आपका कोई अपोनेंट असमर्थ है क्लॉक प्रेस करने में और वो किसी दूसरे से क्लॉक प्रेस करवाना चाहता है तो आर्बिटर को रिक्वेस्ट करके कह सकता है, या फिर नोटेशन, जैसे कि नोटेशन इनकी मदर ने की है, नोटेशन करने में भी असमर्थ है तो आर्बिटर से रिक्वेस्ट करके वो एक असिस्टेंट रख सकता है कि आप मेरी मूव को नोट कर सकते हैं। तो यहाँ आशा है आपकी ये रूल भी समझ गया होगा। लास्ट रूल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, 50 मूव्स रूल से रिलेटेड है, उसको भी देखते हैं। एहसान गायम माघामी, ये पहले फुटबॉलर थे और अब चेस ग्रैंड मास्टर हैं, और ये कहा हुआ अलमाइटी कजाकिस्तान में इन दोनों के बीच गेम हुआ है। इनका तो मुझे नाम भी पढ़ने में नहीं आ रहा है, मुस्तफाकुजा। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच हुआ है गेम। पहले हम उसको गेम प्ले करते हैं, बड़ी स्क्रीन कर देते हैं।
वर्ल्ड रैपिड 2022 राउंड 6 इन दोनों के बीच गेम हुआ है। और पहले ये जब लाइन हट जाएगी तब मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। पहले मैं इसके बारे में बता दूं। एहसान गायम मगामी, ये मान लेते हैं इनके वाइट पीसेस हैं, इनके ब्लैक पीसेस हैं। यहाँ पर क्या है कि रुख और बिशप, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एंडिंग है। इसमें यदि आपको अच्छे से आता होगा तभी आप यहाँ पे कर पाएंगे। तो रुख बिशप वर्सेस रुख, तो यहाँ पर 50 मूव्स रूल आप समझ सकते हैं। 50 मूव कैसे, यदि कोई पीस, आप जानते हैं 50 मूव रूल्स क्या होता है, कोई पानी की मूव ना हुई हो और कोई पीस भी कैप्चर ना हुआ हो, तो 50 मूव्स रूल के तहत आप ड्रा को क्लेम कर सकते हैं। यदि आप ड्रा क्लेम नहीं कर सकते तो 75 मूव होने के बाद आर्बिटर गेम के बीच में इंटरवीन करके इस गेम को ड्रा घोषित कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या क्या हुआ है वो आप देखें। वीडियो काफ़ी हालांकि लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आगे कर दूंगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो नीचे लिखे आ रहा है कि यहाँ 50 मूव्स रूल होने के बाद, मतलब 50 मूव से ऊपर मूव हो चुकी हैं, लेकिन इन्होंने अभी भी 50 मूव के लिए किसी आर्बिटर से क्लेम नहीं किया कि यहाँ ऑलरेडी वाइट और ब्लैक हम दोनों 50 से ऊपर मूव चल चुके हैं। तो चाहे तो ये क्लेम करके ड्रा करवा सकते हैं इस गेम को आर्बिटर से। अब देखते हैं यहाँ पर, अब देखिए नीचे लेके आ रहा है क्योंकि आर्बिटर तो 75 मूव से पहले इंटरवीन कर नहीं सकता। तो यहाँ पर, और जबकि इन्होंने क्या किया, मैं इसको डायरेक्ट आगे करता हूँ जिससे वीडियो लंबी ना हो। ये उल्टा थर्ड रेपिटेशन के बारे में, मैंने वॉइस म्यूट कर दी जिससे मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको क्लियर समझ में आए। ये देखिए, इन्होंने क्या किया, थर्ड रेपुटेशन का क्लेम करवाया है, जो कि एक्चुअल में थर्ड रेपुटेशन नहीं हुआ था। और जबकि इन्होंने 50 मूव्स का क्लेम करना चाहिए था कि बोर्ड पर पॉन की कोई भी मूव नहीं हुई है 50 मूव से, और कोई पीस भी कैप्चर नहीं हुआ है, यानी 50 मूव्स रूल के तहत ये क्लेम करना चाहिए था। लेकिन ये क्लेम कर रहे हैं थर्ड रेपुटेशन के बारे में। कभी कभी, जबकि इतनी अच्छी रेटिंग है, मतलब आप देख सकते हैं दोनों ही, एक 2200 प्लस है, एक ग्रैंड मास्टर है, तो उसमें बताइए ऐसी गलतियां हो रही हैं। तो ये गलतियां देखिए किसी से भी कभी भी हो सकती हैं। अब खेलते समय नहीं ध्यान रहता है ऐसे रूल्स। और आगे और देखें, इनका ये थर्ड रेपुटेशन है वो एक्सेप्ट नहीं होता, रिजेक्ट कर दिया जाता आर्बिटर के द्वारा। अब यहाँ पर ये क्या करते हैं, रिजाइन भी दे देते हैं। यहाँ पर ये देखिए आगे भी गेम स्टार्ट होगा और ये रिजाइन दे देते हैं। एक्चुअल में ये जो मूव है 76 मूव चली गई, मतलब इन्होंने अभी वाइट से आगे गेम होगा 76 मूव, जबकि 75 मूव रूल पर यदि आर्बिटर देख रहा है तो ऑटोमेटिकली वो ड्रा घोषित कर सकता है। यहाँ देखें, यहाँ नीचे लिखकर भी आ रहा है, ये आप पढ़ सकते हैं। मैं सीधे गेम को प्ले करता हूँ। यहाँ से थर्ड रेपुटेशन आर्बिटर ने इनका रिजेक्ट कर दिया। देखिए कितने कॉम्प्लिकेटेड रूल होते हैं कि आर्बिटर भी घंटों इसमें लगते हैं। अभी देखेंगे, ये देखिए आर्बिटर जो है वो चेक कर रही है कि थर्ड रेपुटेशन हुई है, थर्ड रेपुटेशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये देख लिया कि 50 मूव रूल के तहत 50 मूव से ऊपर हो चुकी है दो, और यहाँ पे ब्लैक ने 50 मूव्स रूल के तहत ड्रा क्लेम नहीं किया है। अब देखना आगे गेम स्टार्ट होगा और वो रिजाइन ही दे देगा। ये जो प्लेयर है, पूरी वीडियो दिखाऊंगा नहीं मैं आपको, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी। ये देखिए, ये यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, पॉज कर दिए। अब ये जो है ऐसी कंडीशन में ये देखिए रिजाइन दे दिया, जबकि ये जो उन्होंने मूव किए वाइड वो 76 मूव है। तो ऐसे में काफ़ी कन्वर्सेशन हुआ जो चीफ आर्बिटर हैं और जो देख रही हैं आर्बिटर, उनके बीच।
और उन्होंने इस गेम को ड्रा घोषित किया। ये तो रिजल्ट देख के चलेगा, लेकिन यहाँ पर ये देखिए क्योंकि 75 मूव्स हो चुकी, 75 मूव्स के रूल, जैसे मैंने अभी आपको बोर्ड पर बताया, जो आपने शुरुआत की वीडियो में देखा कि 75 यदि 50 मूव्स रूल के तहत आप ड्रा क्लेम नहीं करते तो 75 मूव होने पर आर्बिटर इंटरव्यू करके ड्रा घोषित कर सकता है। ये देखिए आगे क्या क्या हुआ है, देखिए काफी देर तक कन्वर्सेशन हुआ है। पूरी वीडियो दिखा भी नहीं सकते क्योंकि ये इस पर दूसरे का राइट है, इसलिए मैं यहाँ आपको टुकड़ों में दिखा रहा हूँ। और लास्ट में इस गेम को ड्रा घोषित कर दिया गया। ये देखिए इन्होंने बोला भी है जो मैं आर्बिटर है, क्योंकि 76 मूव में ये जो मूव चली गई बैट के द्वारा वो 76 मूव यानी कि 75 मूव कंप्लीट हो गई। तो आपने लाइव एग्जांपल देखे, जितने भी जो भी इम्पोर्टेंट एग्जांपल थे वो मैंने आपको लाइव आकर दिखाया, और आपने आशा है कि इसमें मजा भी लिया होगा, क्योंकि चेस के इतने सारे रूल्स और रेगुलेशन है कि एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी हैंडबुक है कि आप शायद पढ़ते पढ़ते पूरे दिन की भी 24 घंटे में भी आप रूल्स नहीं बता सकते, इतने सारे। जितने पॉसिबल हुए मैंने कवर किए, लाइव एग्जाम्पल के द्वारा दिखाया। आशा है कि लाइव एग्जाम्पल में आपको मजा आया होगा। तो लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और बिगनर्स को ये वीडियो दिखाएं जिससे बिगनर्स इस चेस जितने भी रूल मैंने बताए इनको फॉलो करके अपने माइंड में बैठा ले, और जब टूर्नामेंट खेलने जाए तो उससे ऐसी गलतियाँ ना हो, इरेगुलरिटीज वाली हो चाहे लीगल वाली हो, और ना ही उस पर टाइम पेनल्टी पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।